आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। आज का विषय आपके प्रमोशन से संबंधित है। क्या आपको पता है कि पीएमईजीपी फाइनेंस के लिए कोई टारगेट दिया जाता है? क्या एनआरएलएम और एनयूएलएम के लिए भी कोई टारगेट है? क्या सर्विस एरिया अप्रोच अभी भी एप्लीकेबल है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एडवांस करने के लिए क्या कोई मार्जिन लेने का प्रावधान है? यदि क्रॉप डैमेज हो गया तो क्या क्रॉप लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है? कितने अमाउंट तक का लोन है जिसमें कि कोलेट्रल लेने की ज़रूरत नहीं है एमएसएमई के संदर्भ में या डिफरेंट स्कीम में? स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव होने के कितने समय तक ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो जानी चाहिए? और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी आती है? सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले टारगेट अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डीआरआई को। तो डीआरआई डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोन देते हैं। इसके लिए कोई भी ओवरऑल टारगेट नहीं होता बैंक के पास, लेकिन आपने जितने डीआरआई लोन दिए हैं उसमें कम से कम 40% आपको SC ST को देना है। इसके अलावा जो विद इन डीआरआई है उसमें 2/3 मतलब यदि आपने 3 करोड़ का लोन फाइनेंस किया है तो 2 करोड़ रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज के थ्रू ही होना चाहिए। तो डीआरआई का अपना कोई ओवरऑल टारगेट नहीं है। डीआरआई में जितने लोन दिए हैं उसमें 40% SC ST का होना चाहिए और डीआरआई का 2/3 लोन जो है वो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज को होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है पीएमईजीपी। पीएमईजीपी के अंदर जितने भी लोन फाइनेंस किए गए हैं उसमें 50% जो है वो रूरल ब्रांचेज के थ्रू जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है एनआरएलएम। एनआरएलएम में जो सिर्फ वुमेन एसएचजी के लिए है और इसमें 50% जो है लोन वो 50% SC ST के लिए होना चाहिए, 15% माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए, जबकि 3% जो है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए होना चाहिए। इसके अलावा हम आप बात करेंगे एनयूएलएम की। एनयूएलएम में जितने भी SC ST का उस लोकल एरिया में पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यदि 30% SC ST है तो 30% फाइनेंस जो है एनयूएलएम का वो SC ST को होना चाहिए। इसमें वुमेन का जो है कम से कम 30% होना चाहिए, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का 15% और डिसेबल पर्सन का 3% होना चाहिए। तो अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कशन करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें देखिए रबी क्रॉप। रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप हम किसको कहते हैं? जब रबी की बात आती है तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें आ जाती है कि क्या होगा। तो आप रीजनल ऑफिस को तो जानते हैं, RO मतलब रबी वो फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके विपरीत खरीफ वो फसल है जो जुलाई में बोई जाती है। तो ये डिफरेंस आपको रबी और खरीफ में है। अगला है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट का मतलब ये है कि जो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फाइनेंस किए गए हैं उसका डिसबर्समेंट कैश में ही करना है, जबकि जो उसके जो डीलर है वो उसके हिसाब से अपना किसान उसके लिए जाएगा, लेकिन बैंक इसके लिए बिल उससे डिमांड कर सकती है, वो रिसिप्ट वो जो है वो बैंक से वो डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट आता है नो ड्यूज। क्या नो ड्यूज जरूरी है? जी नहीं। अब बैंक नो ड्यूज के लिए कोई भी डिमांड नहीं कर सकता। इवन SHG और JLG यदि रूरल और सेमी अर्बन एरिया में भी दिया है तब भी आप नो ड्यूज उससे डिमांड नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है इवन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी यदि स्पेसिफाइड नहीं है कि नो ड्यूज लेना है तो आपको नो ड्यूज डिमांड नहीं करना है। यदि बैंक चाहता है तो बैंक एक सेल्फ डिक्लेरेशन बोरोवर से ले सकता है कि मैंने किसी बैंक से अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, तो नो ड्यूज की अभी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रॉप या लॉन्ग टर्म क्रॉप। शॉर्ट टर्म क्रॉप हम उस क्रॉप को कहते हैं जो कि अप टू 12 मंथ के क्रॉप होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म क्रॉप हम उसको कहते हैं जो 12 महीने से ज़्यादा के क्रॉप होते हैं। और इसको SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हमारे प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शॉर्ट टर्म क्रॉप और लॉन्ग टर्म क्रॉप कौन निर्धारित करता है, तो ये SLBC निर्धारित करता है। और ये निर्धारित करने के बाद ही
वो डिसाइड करता है कि इतने क्रॉप उसी स्टेट में जो है वो लॉन्ग टर्म में होंगे, इतने क्रॉप शॉर्ट टर्म में होंगे। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वाइट एरिया। वाइट एरिया उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया में ग्राउंड वाटर सफिशियंट अवेलेबल हो। ये पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में आते हैं कि द टाइप ऑफ एरिया वेयर देयर इज सफिशियंट वाटर बिलो द ग्राउंड एंड विच इज सुटेबल फॉर पंप सेट इज नॉन एज वाइट एरिया। जहाँ पंप सेट के लिए, पंप सेट जहाँ से वाटर लेवल पे पानी निकाल सकता है। रिशेड्यूलिंग ऑफ लोन इन केस ऑफ क्रॉप लॉस। यदि क्रॉप कोई डैमेज हो गया हो तो उसे मतलब उसको कन्वर्ट करके हम 2 से 5 साल तक में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए SLBC, DLCC या बैंक रिशेड्यूलिंग को कर सकता है, बट उसमें क्रॉप लॉस जो है वो 33% या उससे ज़्यादा हो। 33% से ज़्यादा यदि क्रॉप लॉस डिक्लेयर हुआ है तो उस केस में उसको रिशेड्यूल किया जाता है। यदि क्रॉप लॉस 33% से लेकर 50% तक हो तो उसमें 2 साल तक के लिए उसको रिशेड्यूल किया जा सकता है, जिसमें कि 1 साल का मॉरिटोरियम पीरियड जो है वो इंक्लूड होगा। जबकि यदि क्रॉप 50% से ज़्यादा क्रॉप लॉस हुआ हो तो उस केस में उसे 5 साल तक के लिए रिशेड्यूल किया जा सकता है, जिसमें कि 1 साल का मॉरिटोरियम पीरियड उसमें इंक्लूड है। अब नेक्स्ट आता है स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस जो क्रॉप लोन का है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा डिसाइड की जाती है। ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं आपको प्रमोशन में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्केल ऑफ फाइनेंस जो है एकड़ वाइज पर एकड़ कितना देना है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी इसको डिसाइड करती है। सर्विस एरिया अप्रोच सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए ही अभी लागू है। बोरोवर फ्री है, वो किसी भी बैंक में जाकर वहाँ से लोन अवेल कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है वो है रिजेक्शन ऑफ लोन। रिजेक्शन ऑफ लोन का मतलब ये है कि यदि कोई भी लोन रिजेक्ट किए जाते हैं तो उसे रिटर्न में देना पड़ता है। इसमें यदि कोई SC/ST का लोन है और बेनिफिशियरी उसमें SC/ST है तो वो लोन प्लस एजुकेशन लोन जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उससे एक अथॉरिटी ऊपर ही उसको रिजेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि एजुकेशन लोन है कोई और SC/ST का लोन है तो उसे ब्रांच मैनेजर रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसके रिजेक्शन की अथॉरिटी जो है वो जोनल हेड होगी, जोनल ऑफिस उसको रिजेक्ट कर सकता है। 1 स्टेप अहेड ही उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मार्जिन। आपको दोस्तों याद रखना है कि एग्रीकल्चर लोन में 1,60,000 रुपये तक कोई भी मार्जिन नहीं लेना है और एजुकेशन लोन में 4 लाख रुपये तक का कोई मार्जिन नहीं लेना है। जबकि कोई अदर क्रेडिट यदि प्रायोरिटी सेक्टर में दिए गए हैं तो 25,000 तक उसमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है। अगला है सप्लाई ऑफ लोन डॉक्यूमेंट। यदि कोई बोरोवर ये डिमांड करता है कि उसे लोन डॉक्यूमेंट जो उसने एग्जीक्यूट किया है उसकी कॉपी चाहिए, तो जितने भी इनक्लोजर है उसके साथ बोरोवर ने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी हमें बोरोवर को देनी है और उसके ऊपर आपको पेन से बोरोवर कॉपी लिखना है। ये लिख के आप उसको लोन डॉक्यूमेंट की एक प्रति आप दे सकते हैं। ये आप उसे जीरोक्स में देंगे, ओरिजिनल में इसे नहीं देना है। या यदि आप 2 कॉपी क्रिएट की जा रही है तो वहाँ पर बोरोवर कॉपी भी उसके ऊपर आपको लिखना है। डिसबर्समेंट ऑफ लोन इन केस ऑफ MSME। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि यदि कोई टर्म एंड कंडीशन सारे एक्सेप्ट हो गए तो उसके बाद 2 दिन के अंदर उस सैंक्शन लोन को डिसबर्स करना जरूरी है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर। यदि MSME को कोई फाइनेंस आपने किया है और स्टॉक स्टेटमेंट यदि सबमिट हुआ है तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको उसमें ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से। ये BCSBI का गाइडलाइन है जो कि आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी आप इसमें बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है एग्रीकल्चर लोन। तो एग्रीकल्चर लोन अप टू 1,60,000 1,60,000 तक का एग्रीकल्चर लोन, उस पर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। यदि
NRLM के तहत कोई लोन दिए जा रहे हैं और इंडिविजुअल है तो 1 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है, जबकि यदि ग्रुप में दिए जा रहे हैं तो 10 लाख तक कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। इसके अलावा यदि कोई MSME का लोन दिया जा रहा है तो 10 लाख तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेनी है, लेकिन यदि किसी कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गुड रिकॉर्ड वाले कस्टमर हैं, तो उसमें 25 लाख तक के लिमिट में आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है। इसके अलावा एजुकेशन लोन में 4 लाख तक कोई भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेना है, लेकिन यदि 4 लाख से ज़्यादा है और 7,50,000 तक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 4 लाख से ज़्यादा और 7,50,000 तक है तो CGFSCL क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एजुकेशन लोन पे लेना है, और 7.5 लाख रुपये से यदि ज़्यादा है तो कोलेटरल बैंक उससे डिमांड कर सकती है। यदि PMEGP का कोई लोन है तो PMEGP के लोन में आपको 10 लाख तक कोई भी कोलेटरल नहीं लेना है। इसके अलावा एग्रो क्लिनिक और बिजनेस सेंटर के लिए यदि कोई लोन दिए जा रहे हैं तो 5 लाख तक में कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेना है। तो ये था कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं पेनल इंटरेस्ट, इंस्पेक्शन चार्जेज या इंश्योरेंस। यदि 25,000 तक का कोई लोन है तो इसमें आपको पेनल इंटरेस्ट भी नहीं लेना है, कोई इंस्पेक्शन चार्जेज भी नहीं लेना है और इंश्योरेंस भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग चार्जेज। तो अप टू 5 लाख, अब यदि MSME का कोई फाइनेंस हो रहा है तो अप टू 5 लाख यदि आपने लोन सैंक्शन किया है तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेज नहीं लेना है। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेज भी अप टू 5 लाख, यदि MSME के क्षेत्र में कोई लोन दिया जा रहा है तो आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेज नहीं लेना है। नेक्स्ट है नोटिस फॉर चार्ज इन इंटरेस्ट रेट। यदि इंटरेस्ट रेट आप चेंज कर रहे हैं तो आपको विदिन 7 डेज वो जो चेंज आपने किया है वो अपने वेबसाइट पे अपडेट करना है। नेक्स्ट है नोटिस फॉर चेंज इन चार्ज। यदि कोई भी चार्जेज या फीस उसमें कोई चेंज हुआ है तो 30 दिन प्रायर 30 डेज का प्रायर नोटिस देना है, और यदि कोई MSME इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो नोटिस देने के 60 डेज के अंदर विदाउट कोई पेमेंट या एडिशनल फी पे किए वो अनदर बैंक में स्विच ओवर कर सकता है। तो ये था नोटिस फॉर चेंज इन चार्ज। और लास्ट में हमारा है माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन, बुद्ध और जैन, ये हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किए गए हैं कि एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्रेडिट फ्लो जो है माइनॉरिटी का, जो 121 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि माइनॉरिटी की जनसंख्या 25% से ज़्यादा है, वहाँ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जो 15% का टारगेट दिया गया है उतना फाइनेंस होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसको हमने डिस्कशन किया। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड प्रश्न का उत्तर आप अपने प्रमोशन एग्जाम में दे पाएंगे। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तुरंत अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से आप जान सकें। तो जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।